बड़े अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना क्या क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप आईएमएफ के सामने। कश्मीर का मसला जरूर है 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए। और दूसरा मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो फिर तुसी वो रिजवी साहब वाला फार्मूला कर लो, टीएलपी वाले आया जो गौरी ये किस तरह दिया जाएगा कर्जा, ये मेरी समझ से बाहर। मैं जो देखता हूं इसको, सर हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मिन्नत माफी। तो वही हमने और क्या कहना था साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोक जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा असर नहीं हो सकता, एक दो दफा तो शायद आप कर लें। तार साहब आज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। तार साहब जरा इस पे कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो सरकार की जो प्रायोरिटी है वो यही है कि आप नारे मारें, तकरीरें करें, और कश्मीरी सारे जो हैं वो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में नौकरियों के लिए, और वहाँ पे कोई ना हम उसको टूरिज्म के लिए दुनिया को प्रोजेक्ट कर सके हैं। इंडिया ने तो G20 के लिए कोशिश की, जबकि इंडिया आज के दिन ही इतना बड़ा बजट दे रहा है क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान ये बना रहा है। तो दो डिफरेंट किस्म के नैरेटिव वो क्राफ्ट करना चाहते थे, एक पाकिस्तान ने किया, एक उन्होंने किया। दैट साहब हाउ डू यू सी दिस, ये जो डिफरेंस है दोनों मुल्कों को कश्मीर को लेकर के? चीमा साहब, मैं आज कोशिश करूंगा कि इस कश्मीर के दोनों प्रोस्पेक्ट, दोनों जो है वो सिचुएशन सामने रखूं, कश्मीर, भारतीय कश्मीर जो और पाकिस्तानी कश्मीर, और उसके बाद जो सुनने वाले हैं वो खुद उसका तज्जिया करें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं समझता हूं कि आई एम नोबडी टू टेक द पोजीशन इन देयर। अब उसमें ये जो आपने सॉलिडारिटी डे, यौम यकजहती मनाते हैं, ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से, किसी पाकिस्तान की किसी भी चीज के लिए। मैं जिस तरह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक विक्टिम हूं पीटीआई का। उन्होंने करोड़ों के जॉबों के वादे किए थे कश्मीर के, उन्होंने आके यूनाइटेड नेशंस में नाम लिया था। कितने सीरियस थे वो? सुबह फैसला उन्होंने किया था कि हम भारत के साथ हम अपना ट्रेड शुरू करेंगे, शाम को ही मेड द रिवर्स। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए आईएमएफ के सामने फ्लैट हो जाते हैं। इस पे मैं इस पे, और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है, $60 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चिनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चिनाब से 359 मीटर हाई है और 29 मीटर हायर देन द एफिल टावर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आपका ही छोड़ना चाहता हूं। और उसके बाद जिस तरह मैं और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ? और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शन का।
अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया, क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे, तो इस पर मैं कुछ एक दो आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1000 से 1500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त, जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का सितारा चढ़ रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। यहाँ पे भी इन्होंने 1960s में इनकी तरक्की का सीक्रेट यही था कि हर शहर के साथ सी पोर्ट थी, और फिर इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया था, जिसके बाद जो आज तक एंजॉय, आज से कुछ साल पहले तक ये कर रहे थे, अब तो नहीं कर रहे। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग कर रहा है। आज तो अगर देखा जाए, आज सुबह 60 मिनट्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो कि इन्होंने बताया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास चाइनीज यहाँ पे आ रहे हैं। पता नहीं वो करने क्या आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, वो तो यही कहते हैं कि शायद अमेरिका, चाइना वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी विद इन अमेरिका। लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात है। और मैं हैरान हुए जब 60 मिनट्स जो कि उनका प्रोग्राम है यहाँ पे, चैनल हमारा है 60 मिनट्स, उन्होंने बताया है कि पास से चाइनीज 3000 बंदा, साथ एक बंदा बैठा था जिसकी लैंड के ऊपर से चाइनीज गुजरते हैं। उसने कहा 3000 चाइनीज पर वीक यहां से गुजर रहे हैं, और सामने खड़े होते हैं बॉर्डर पेट्रोल वाले ज़ॉम्बीज़ बन। बल्कि एक और बात मैं हैरान हो गया हूं कि उन बॉर्डर पेट्रोल वालों को चाइनीज जबान नहीं आती, तो उन्होंने मैंडरिन के अंदर रिकॉर्डिंग की है उनको गाइड करने के लिए कि थैंक यू सो मच, यू हैव कम टू द अमेरिका। ये गाइड उनको करते हैं, लगा के बताते हैं मैंडरिन। ये दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अमेरिका इज राइट नाउ। मैंने जिस तरह आपको हमेशा अर्ज किया था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं टू मेक अमेरिका वन पार्टी रूल, क्योंकि इनके ऊपर, इनके असाब के ऊपर छा चुका है चाइना। वो भी वन पार्टी रूल है। ये वन पार्टी रूल डेमोक्रेट्स बना के, लेकिन वो तरक्कियों पर है। वहां पे 9 दिन, वहां पे लोग 9 घंटे 6 दिन काम करते हैं, ये हफ्ते में 4 दिन काम करना चाहते हैं। वहां पे चाइना के अंदर भी आपको पता है स्टील सारी दुनिया में शॉर्ट क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने ब्रिज बनाने शुरू कर दिए थे। मेरे ख्याल में इनका बस चलना है, इन्होंने यहां से ब्रिज उखाड़ उखाड़ के चाइना को बेचने आ गए। और यहाँ पे जो हालात इनके आगे चल रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया था कि जिस तरह के यहाँ पे कांग्रेसमैन आगे आ रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे बड़ी तशवीशनाक अमेरिकन पॉलिटिकल यहाँ पे चल रही है कि बाइडेन तो असली कैंडिडेट नहीं है। उनकी मुसलसल ग्राफ नीचे जा रहा है। 37% अप्रूवल रेट है उनका इस वक्त। और इसके बाद होगा क्या, क्योंकि हु का आलम है, डेमोक्रेट पार्टी के अंदर खामोशी है इस वक्त, जो कि तशवीशनाक हद तक है कि उनको भी पता है कि असली कैंडिडेट बाइडेन इलेक्शन नहीं जीत सकता। आखिरी टाइम पर जाके तो ये पॉलिटिकल करप्शन है, क्योंकि कैंडिडेट मुकाबला ही नहीं करेगा। आखिरी दिन नजदीक जाके ये कैंडिडेसी किसी को न्यूसन को ले आएंगे या किसी मिशेल ओबामा को ले आएंगे लोग। उसका असली जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एक्सरसाइज होती है कि डिबेटिंग होती है, एक दूसरे के सारे गड़े मुर्दे उखाड़ के सामने रखे जाते हैं कौम के कि ये इसका माजी ये है। लेकिन ये कौम को बताने का मौका नहीं देंगे। यकलत ओबामा जो है वो सामने आएंगे, वो अपना नूरा कुश्ती करेंगे, और उसमें फिर वो अगले 12 साल से तो वो लोग चला रहे हैं, 20 साल चलाएंगे। उसके बाद हो सकता है वो कीनिया चले जाए और अमेरिका कीनिया बन जाए, ये भी कोई पता नहीं। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त कश्मीर का फैसला, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, आज हमारे मिलिट्री चीफ साहब गए हैं, उन्होंने दौरा किया है बर्फानी एरियाज का। हमारे काकड़ साहब ने भी एक बयान दिया है। क्या ये काफी है कश्मीर के लिए, ये जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, कश्मीर का मसला जरूर है, 1947 से जरूर है, लेकिन इसमें आप कितने सीरियस हैं इसको हल करने के लिए? और दूसरा, मैं इस पे क्लोजिंग पॉइंट ये देना चाहूंगा, भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहां है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है। 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड विद इट? अच्छा, ठीक है, आज बयान बड़े सख्त फेंके गए हैं इस हवाले से कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं। अफगानिस्तान नहीं कर रहा है जो आज के आपके 9 सिपाहियों को मार के गए, वो नहीं कर रहा, आपके अंदर घुस के मार रहा। ईरान आपके अंदर घुस के नहीं मार रहे, उनके जैश उल अदल वाले वो नहीं कर रहे। आप तो हर चीज से घिरे पड़े हैं। इन सारी चीजों से निकलेंगे कैसे निकलेंगे? आपके पास पॉलिसी, कोई आप प्लान आपने बनाया, इकोनॉमिक प्लान आपके पास कोई मौजूद है?
क्योंकि इकोनॉमी के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। इकोनॉमी के बगैर जब आपने हर दूसरे साल IMF के तलवे चाटने हो तो फिर वो तो उनकी मर्जी से आप चलेंगे ना, ये फिर आपके कहने से थोड़ी होगा कि वो ये कर रहा है वो कर रहा है। और मैं अफसोसनाक बात है कि कश्मीर का अगर बजट 14.16 बिलियन है और आप 3 बिलियन के लिए आप देखें तो सही ना क्या क्या उल्टी कलाबाजियां लगाते हैं आप IMF के सामने, सोचने वाली बात। और फिर हर कर्जा आप रोल ओवर करा रहे हैं, हर कर्जा रोल ओवर। और मैं बल्कि मैं एक और बात यहां पे कहूंगा चीमा साहब कि आपका जो फॉरेन डेट है आप देने के तो आप उसको आप फॉरेन कर्जा तो देने के काबिल ही नहीं, तो फिर तुसी वो रिजवी साहब वाला फार्मूला कर लो, TLP वाले आया जो गौरी ये किस तरह दिया जाएगा कर्जा, ये मेरी समझ से बाहर। मैं जो देखता हूं इसको सर हमारे पास तो एक ही फार्मूला है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तरला मिन्नत माफी, तो वही हमने और क्या कहना था साहब। नहीं चीमा साहब, मैं इसमें पंजाबी में कहते हैं थोक जो पकौड़े तलना, लेकिन ज्यादा असर नहीं हो सकता, एक दो दफा तो शायद आप कर लें रोल ओवर। किस तरह रोल ओवर सारा कुछ करेंगे? मोहम्मद बिन सलमान वगैरह का पेट्रोल तो अब बिकना नहीं है, तो फिर वो कर्जे वापस, या तो कर्जे आगे से देने बंद कर देंगे, रोल ओवर बंद कर देंगे। मैं वो कहता हूँ ना, बैंकरप्सी कल जो आपने देनी तो आज ही दे के जान छुड़ा के नए सिरे से वो काम शुरू करें आप। लेकिन देखना कोई एक सिंगल प्रोडक्ट आपके जेहन में है इस वक्त? बल्कि मैं आज हैरान इस बात पे हूं चीमा साहब, आप मैच्योर डिसीजन भी नहीं लेते। मैच्योर डिसीजन लेने से मुराद ये है कि आप अपनी मजहबी पार्टियों की चीजों के लिए इनको कंट्रोल क्यों नहीं करते? आज जो जलसे उन्होंने किए लंबे चौड़े, उससे सारी दुनिया को नजर आ रहा है। बल्कि मैंने एक वेस्टर्न चैनल के ऊपर देखा है, वो रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे, उनके जलसों की तादाद सामने रख के, जमात इस्लामी की, TLP के जलसों की, और फिर वो अपने जो हमारे मौलवी साहब हैं अजहर साहब, उनके बच्चे की कैंपेन की सारी चीजें किसी वेस्टर्न मीडिया ने सारे सामने रख के देखी कि ये। और फिर उसके बाद एक मौलवी साहब का उन्होंने इंटरव्यू लिया, बल्कि उस इंटरव्यू में मौलवी साहब फरमा रहे थे कि देखें अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से कितनी अच्छी हो चुकी है, हमें भी तालिबान बनना चाहिए। तो दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज, तालिबान। हालांकि मैं शर्मिंदगी की ये बात करते हुए, इमरान खान साहब आए थे, खान साहब का भी नाम यही बना था तालिबान खान, जो जश्न मनाते थे, तारीफें करते थे। फिर 50 उनके बंदे जेलों से उन्होंने छोड़े थे, फिर उन लोगों को लाके रीसेटल करना चाहते थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी वहां जाके अगर TLP से मुतासर हो जाए, रिजवी साहब को फॉलो करेंगे, फिर जिस तरीके से हमारी पीर नहीं आई है तो हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या इस्लाम के अंदर जायज है चीमा साहब? मेरे ख्याल में मुझे आज तक कोई ये जवाब नहीं दे सका। ये शोबदाबाजी, काला जादू इस्लाम के अंदर ये जायज है कि मुझसे शादी करो तो वजीर आजम बन जाओगे? मुझे कोई ढूंढ के दे, मैं तो खुद ऐसी बीबी ढूंढना चाहता हूं जो मुझे बना दे। कोई मेरा मकसद वजीर शजीर ही बना दे, PM चलो की बनना। तो कुछ समझ पूरा, अगर कोई लेना है तो पूरा पैकेज ले, वजीर आजम का पैकेज ले लेते हैं, फिर वजीर तो छोटी चीज है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। नहीं, कोई मेरा मतलब छोटी उम्र की खातून होवे जड़ी आंदी होवे कि मेरे को इतने ज्यादा जिन नहीं। देखिए मजे क्या आपको बात करना चौची मतलब। और जाजी बशीर साहब बीमार हुए ना, और लौंडे लोपाड़े क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी जिन्होंने बीमार किया, जिन्होंने जाजी बशीर साहब है जिन्होंने इनको खराब कर दिया। डॉक्टर साहब वो देखे ना, कई लोग वैसे कहते हैं कि लीडरशिप का ड्रेस इस तरह का होना चाहिए कि वो अवाम के साथ कनेक्ट करे। इधर लीडरशिप जो है वो आप भी अगले दिन कह रहे थे फर के कोट पहने हैं और ये और वो, और अवाम थले कैंची चपला दे जनाब, पैड़े बुरे लाल। चीमा साहब मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, उन्हीं लॉ स्कूलों से महात्मा गांधी पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से जिन्ना पढ़े थे, उन्हीं लॉ स्कूलों से नेहरू पढ़ा था, उन्हीं लॉ स्कूलों से हमारे अगली ये पौध भी ये सारी पढ़ के आ रही। मैं क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े क्यों उतार के वो पहन लिए थे दूसरे? मेरा क्वेश्चन, आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने गुची की टोपी पहनी है उसने? आपने कभी देखा नेहरू की? मुझे दिखाया नेहरू के सूट कपड़े दिखाए मुझे, उसमें किस तरह क्या हालत है? नेहरू बहुत एक अमीर फैमिली से थे। चीमा साहब मैं आज पाकिस्तान अगर जाऊं सियासत करने, मेरी शक्ल बिल्कुल होनी चाहिए जिस तरह वो आपका आम पार्टी का बंदा, मफलर होनी चाहिए, कैंची चप्पल होनी, और 2 बटन मैं जानबूझ कर तोड़ दूं अपने गिरबान के, क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चीमा साहब मैं अर्ज करना चाहूँ, निगरान हुकूमत है, निगरान काकड़ साहब का कोई पोर्टफोलियो ही नहीं, किसी जगह से जीत कर नहीं आए वो। सूट टाइयां उनकी तरह देखेगा, सूट टाइयां देखो। चलो चीमा साहब किस्मत ही ऐसी है हमारी, फिर उसमें क्या DNA से किस्मत पे आ जाते हैं। मैं तो फिर इन चीजों का क्योंकि जख्मी इंसान हूं, मैं तो यही कह सकता हूं कि हमारे जख्मों के ऊपर ये नमक छिड़कते हैं। ये सारे डुअल सिटीजन है, पाकिस्तान की असल बीमारी यही लोग हैं। चले कोई नहीं, फिर चीमा साहब जहां 76 साल गुजर गए हैं, 176 और साल से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ना हो। अगर आप इजराइल को आप $14 बिलियन आप जंग के लिए दें, लेकिन आपकी बात ही ना सुने, $4 बिलियन साल का देते हो तो आपकी बात ही ना सुने। मैं इस पे जो हमारे वर्माट के कांग्रेसमैन हैं
जो कि पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उन्होंने अगले दिन कांग्रेस में स्पीच दी थी कि हम इतना पैसा इजराइल को देते हैं, इजराइल हैज टू लिसन टू अस, बट दे डोंट। इजराइल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि बीबी नेतन्याहू कांग्रेस में स्पीच देने आए थे, ओबामा भाईजान जो कि इन लव विद ईरान एज ए प्रेसिडेंट वो कांग्रेस में नहीं आए थे, लेकिन उसने स्पीच अपनी दी थी आगे उसके अंदर। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ। तो वो अमेरिका इस वक्त लीड करने की सलाहियत नहीं रखता दुनिया की, ये भी एक इशू है दुनिया का, ये भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रशिया, चाइना और भारत ये वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं, क्योंकि वैक्यूम छोड़ा है ओबामा साहब ने, अमेरिका ने। अब वो कितने अरसे में फिल होता है, कैसे फिल होता है, कमिंग डेज में। तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई कश्मीर को मतलब कि पूरा तरीके से मतलब ये बदल दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। मतलब कि भाई धारा 370 और सड़क, रेल कनेक्टिविटी और पर्यटन की नई नीति, निवेश और उद्योग की कोशिश, शिक्षा और स्वास्थ्य में विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल पर जोर, पंचायत और स्थानीय लोकतंत्र, आम लोगों को सरकारी योजनाओं की पहुंच। ठीक है भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें करी हैं भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है भाई। तो भाई 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष संवैधानिक दर्जा समाप्त हुआ। ठीक है, और भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा केंद्रीय कानूनों को वहाँ व्यापक रूप से लागू किया गया कश्मीर के अंदर। सरकार का तर्क था कि इससे देश के बाकी हिस्सों के साथ कानूनी और प्रशासनिक एकरूपता बढ़ेगी। इसके साथ एससी, एसटी, महिलाओं, बच्चों और अन्य वर्गों से संबंधित कई केंद्रीय कानूनों और अधिकारों का विस्तार जम्मू कश्मीर तक हुआ। सरकार के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया गया। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए सड़क और रेलवे परियोजनाओं पर बड़ा निवेश हुआ। सरकार ने जम्मू कश्मीर में सड़क, रेल और परिवहन ढांचे में हुई प्रगति को विकास का महत्वपूर्ण आधार बताया है। रेल कनेक्टिविटी का विस्तार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यात्रा आसान होने के साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है। ठीक है, कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है, और बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन संरचना और अपेक्षाकृत बेहतर सुरक्षा माहौल ने पर्यटन को बढ़ाने की सरकारी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र ने पर्यटन के लिए हिमालयन सर्किट और बाद में स्वदेश दर्शन 2.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से परियोजनाएं विकसित की हैं। तो उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर में हिमालयन सर्किट के तहत 6 परियोजनाओं पर 519 करोड़ स्वीकृत किए गए थे, और वह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसका सीधा असर होटल, टैक्सी, गाइड, हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट और छोटे स्थानीय कारोबारों पर पड़ा है। ठीक है, 2019 के बाद सरकार ने कश्मीर को निजी निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की है। 2021 की नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत केंद्र ने 50,000 करोड़ से अधिक संभावित निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य बताया है। इसका उद्देश्य केवल बड़े उद्योगों लगाना नहीं है, बल्कि उनके साथ छोटे व्यवसाय, सप्लाई चेन और रोजगार के अवसर पैदा करना भी था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार भी इसी बदलाव का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आईआईटी जम्मू, नए मेडिकल संस्थान, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। इसका महत्व इसलिए भी है कि क्योंकि लंबे समय में किसी क्षेत्र का विकास केवल सड़क और इमारतों से नहीं, बल्कि मानव पूंजी, शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से होता है। ठीक है, सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और निजी क्षेत्र के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिया। 2021 में सरकार ने बताया कि भाई कि हज़ारों युवाओं को रोजगार उन्मुख स्किल ट्रेनिंग दी गई थी, और सरकारी भर्तियों को आगे बढ़ाया जा रहा था। 2026 में केंद्र ने भी जम्मू एंड कश्मीर में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार अवसरों में वृद्धि बढ़ाई। एक बड़ा स्थानगत बदलाव स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में रहा। केंद्र सरकार के अनुसार 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जुड़े प्रावधानों को लागू करने तथा पंचायत तथा स्थानीय निकायों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। इसका मतलब यह है कि भाई विकास प्रक्रिया को केवल श्रीनगर या जम्मू कश्मीर जैसे बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय गाँव तक पहुँचाने की कोशिश की गई।
मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन धन, उज्ज्वला, मुद्रा और अन्य केंद्रीय योजनाओं के विस्तार को भी अपनी उपलब्धियों में गिना है। मार्च 2026 तक सरकार के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 24.37 लाख जन धन खाते, 12.79 लाख उज्ज्वला कनेक्शन और मुद्रा के तहत लगभग 25 लाख ऋण दिए गए थे। यानी बदलाव केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं था, सरकार इसे वेलफेयर डिलीवरी भी से भी जोड़ती है। ठीक है, कश्मीर में विकास और सुरक्षा को एक दूसरे से जोड़कर देखा जाता है। सरकार का तर्क यह है कि भाई हिंसा और अस्थिरता कम होने पर पर्यटन, निवेश, शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर वातावरण बनता है। 2022 में केंद्र ने पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में कमी को भी अपने सुरक्षा कोण की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया था। हालांकि सुरक्षा स्थिति को भी पूरी तरह समस्या मुक्त मानना उचित नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं और किसी भी निष्कर्ष में इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पूरे बदलाव को एक लाइन में समझे तो मोदी सरकार की रणनीति का मूल विचार ये रहा कि भाई सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, यानी पहले सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा मजबूत करना, फिर सड़क, रेल, बिजली जैसी कनेक्टिविटी बढ़ाना, उसके बाद टूरिज्म और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना और अंततः रोजगार तथा स्थानीय आय बढ़ाना। लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार के दावे और जमीन सामाजिक परिणामों में अंतर हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 370 पर राजनीतिक और संवैधानिक बहस भी आज तक जारी है भाई, मतलब कि आर्टिकल 370 पर। ठीक है भाई, आर्टिकल 370 हटाने के बाद में भाई एकदम खुशहाली आ चुकी है कश्मीर के अंदर भाई। सब के सब लोगों को रोजगार मिल रहा है भाई साहब। ठीक है भाई साहब, बिजली, पानी, खाना सब कुछ मिल रहा है भाई, और सुख शांति एकदम कश्मीर में। ठीक है भाई साहब, भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर और भारत का ही रहेगा। खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।